ओके क्लास, आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि एंथर का डेवलपमेंट और माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो उसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने सीखा था कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर किस प्रकार माइक्रोस्पोर बन रहे थे। तो हमने देखा था कि अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमने कहा था कि प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल होती है, ठीक है ना। उन्हें फिर अपन क्या बोल देते हैं, स्पोरोजेनस सेल। और यही बीजाणुजन जो कोशिकाएं होती हैं मदर सेल्स बनाती हैं। और ये मदर जो सेल्स होती हैं जिन्हें अपन यहाँ पर बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर जो मदर सेल होती हैं वो किस कंडीशन में होंगी। देखो, ये बात मैं कई बार आपके सामने कहती हूँ कि जब आपको कोई सेल एन कंडीशन में चाहिए और जब भी आपको गैमेटोस्पोर्स बनाने होते हैं तो आपको उन्हें एन करना पड़ता है, और उनको बनाने वाली जो सेल्स होंगी हमेशा कैसी होंगी, 2n सेल होंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एमएमसी है, देखो इसे एमएमसी भी बोल सकते हैं, इसे पीएमसी भी बोल सकते हैं, प्राइमरी मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो अल्टीमेटली आप मदर सेल से याद रख लें मात्र कोशिकाएं जो 2n कंडीशन में होती हैं। ये क्या करती हैं, फिर हमने देखा था ना कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं, और यही आगे चलकर क्या है, पॉलन ग्रेन की तरह फंक्शन करते हैं। तो हमने कहा कि जो एमएमसी होती है जो 2n सेल कंडीशन में होती है, इसमें कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस। तो आपको प्लीज़ एक बात ध्यान में रखनी है कि जो मियोसिस वाला प्रोसेस होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर हमने देखा था ना कि क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। और मियोसिस जो सेकेंड होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है माइटोसिस के, लेकिन अल्टीमेटली डिफरेंस क्या आ जाता है माइटोसिस मियोसिस के अंदर कि भाई मियोसिस वाले प्रोसेस के अंदर आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ मियोसिस वी गेट 4 माइक्रोस्पोर्स। ये अपन कह सकते हैं कि हमें 4 क्या मिलती हैं, सेल्स मिलती हैं, बट माइटोसिस में हमें कितनी मिलती है, 2 मिलती है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि मेरे जो टॉपिक का जो नाम है वो क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, सिंथेसिस करना किसी का। और माइक्रो मैंने आपको बता दिया, जब भी हम सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे प्लांट के अंदर, तो जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे उसके आगे क्या लगाएंगे, माइक्रो या लघु। और स्पोर का मतलब क्या हो गया, बीजाणु। तो हमें अभी ये ध्यान में रखना है कि क्या, क्योंकि जो एमएमसी से जो मियोसिस हो रहा है उससे हमें क्या मिल रहे हैं, स्पोर्स मिल रहे हैं, और यहाँ पर उनका क्या नाम रख दिया, माइक्रोस्पोर्स। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक एमएमसी में मियोसिस करवाने से, कंप्लीट मियोसिस करवाने से आपको एट दी एंड 4 माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं। और जो कैसी कंडीशन में होते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। नंबर मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं उसकी मदर सेल से, हाफ हो जाते हैं। तो इसका बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अगर आपको 100 माइक्रोस्पोर्स चाहिए बनाने के लिए तो बताओ आपको एमएमसी कितनी चाहिए होगी। तो सिंपल सी बात है, जब 1 से आपको 4 चाहिए तो आप कितनी एमएमसी आपके पास होनी चाहिए कि आपके पास 100 आ जाए, 25। क्योंकि 1 से 4 है तो 25 × 4 कितना हो जाएगा, 100। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से न्यूमेरिकल भी आते हैं। वैसे मैं आपको आगे वाली क्लासेस में न्यूमेरिकल बता दूंगी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस अगर आपसे ब्रीफली कोई पूछे तो आपको ये बताना है कि एमएमसी के अंदर मियोसिस करवाते हैं तो हमें क्या मिलती है, माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स ही क्या है, हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन क्या होता है ना, जब स्टार्टिंग में जब एक मदर सेल के अंदर मियोसिस होने के बाद 4 माइक्रो जो स्पोर्स बनते हैं वो एक साथ यूनाइट होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं, वो अलग नहीं होते हैं। जब तक वो अलग नहीं होते और चारों के चारों माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसी कंडीशन वाले माइक्रोस्पोर्स को क्या बोलते हैं, टेट्राड, चतुष्क कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना कि जब तक चारों माइक्रोस्पोर्स आपस में अटैच हैं, ऐसी कंडीशन में हम उस माइक्रोस्पोर्स या लघु बीजाणु को टेट्राड बोलते हैं। और इन टेट्राड वाली कंडीशन अलग अलग हो सकती हैं। इसी बेस पर हमने कहा कि टेट्राड डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप इतने बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा माइंड में रखना है कि जब चारों माइक्रोस्पोर्स एज ए टेट्राड प्रेजेंट है तो उनके प्रेजेंट होने का तरीका क्या है। चारों माइक्रोस्पोर्स कुछ एंगल्स में डिवाइड होकर, अलग अलग तरीके से डिवाइड होकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेट्राड बनाते हैं। तो टेट्राहाइड्रल, आइसोबाइलेटरल, डेक्यूसेट, टी शेप, लीनियर। तो ये डिफरेंट टाइप की शेप होती हैं डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के अंदर, जहाँ पर जो टेट्राड्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होते हैं। टेट्राल कंडीशन के अंदर आपको
तीन तो सामने की तरफ दिखते हैं, एक पीछे की तरफ दिखता है। आइसोबाइलेटरल वाले के अंदर माइक्रोस्पोर, ये सारे माइक्रोस्पोर 1 2 3 4, तो 4 माइक्रोस्पोर आपस में किस तरह एंगल में डिवाइड होकर हमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उसी को हमने बोला है कि टेट्राड्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर आइसोबाइलेटरल के अंदर आप देख सकते हो कि चारों माइक्रोस्पोर आपको एक ही प्लेन में सामने की तरफ नजर आते हैं। रेक्विसाइड में क्या होता है, ऊपर वाले तो अपन को राइट एंगल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं दोनों माइक्रोस्कोप, नीचे वाले में एक ही माइक्रोस्पोर नजर आता है, दूसरा उसके पीछे होता है। टी शेप के अंदर आप देख सकते हैं टी शेप बनती है, ऊपर की तरफ दोनों माइक्रोस्पोर राइट एंगल की फॉर्म में, और जो नीचे वाले हैं वो क्या हो, हमारे बिल्कुल एक के बाद एक हैं, तो ये टी शेप बना रहे हैं। लीनियर वाले एक के बाद एक, इस तरीके से चारों माइक्रोस्पोर आपस में अटैच होते हैं। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो टेट्राड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। मोस्टली आपको ये ध्यान में रखना है, ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं, डाइकोट प्लांट्स होते हैं, उनमें कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, टेट्राहाइड्रल। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग टाइप से प्रेजेंट होते हैं। और ये टेट्राड जब तक पॉलन ग्रेन नहीं बनते हैं तब तक ये आपस में फ्यूज्ड रहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से चारों माइक्रोस्पोर आपस में अटैच होते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखो पहले भी बात कर रखी है कि माइक्रोस्पोरेंजियम की जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है, एपिडर्मिस के जस्ट पहले अंदर की तरफ एंडोथीसियम हमने बात की थी, कैलोस का डिपोजिशन हो जाता है जिसकी वजह से थोड़ा थिक हो जाता है। और फिर हमने कहा था कि टेपिटम के अंदर एक एंजाइम बनता है कैलेज, तो वो जब, इसका मतलब क्या हुआ, चारों माइक्रोस्पोर जो होते हैं कैलोज से अटैच होते हैं। अब कैलोज से अटैच हैं तब तक तो वो टेट्राड कंडीशन में, लेकिन हमें हर बार उन्हें अटैच थोड़ी करना है, आगे चलकर यही माइक्रोस्पोर एज ए पोलन ग्रेन होते हैं। तो पोलन ग्रेन अलग एज इंडिविजुअल हम उसे कैसे बनाते हैं, तो हमारा यहाँ पर काम होता है इस कैलोज को हटाना। तो कैलोज को हटाने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है कैलेज, जो हमें कहाँ से मिलता है, टेपिटम से मिलता है। तो वहाँ से ये कैलेज एंजाइम इस कैलेज के डिपोजिशन को रिमूव कर देता है। आफ्टर दैट क्या होता है, ये सारे माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं और फिर आगे चलकर ये क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन बनाते हैं। तो बहुत कॉमन सा होता है कि माइक्रोस्पोर को ही पोलन ग्रेन कहते हैं, हाँ कह सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस डिफरेंस इस बात का होता है कि जब माइक्रोस्पोर जब आपस में जुड़े हुए होते हैं, टेट्राड हैं, जब वो अलग हो जाते हैं और जब उनके ऊपर लेयर्स बन जाती हैं, तब यही माइक्रोस्पोर आगे चलकर क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन बनाते हैं। तो पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर सारे एन कंडीशन में होते हैं और यही हमारे क्या हैं, अपन कह सकते हैं मेल गैमेटोफाइट की सेल होती हैं जो आगे चलकर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिनेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जिसको अपन आगे बात करेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात कर लेते हैं जो हमारे अभी टेट्राड और समथिंग उससे रिलेट करता है। ये बायो की ग्लोसरी की फॉर्म में आप इसको लर्न कर लेना। वर्ड मीनिंग टाइप के हैं कि पॉलिनियम क्या होता है, पॉलन किट क्या होता है, कंपाउंड पॉलन ग्रेन क्या होते हैं और पॉलिस्पोरी क्या होता है। तो हम वन बाय वन एक सबकी बात करते हैं। पॉलिनियम का देखो मतलब है परागपिंड। कभी कभार क्या होता है, कुछ प्लांट्स के अंदर पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और उनके जुड़ने से एक स्ट्रक्चर जो बनता है, उस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दे दिया, पॉलिनियम। अपने यहाँ पर एक थ्योरी लिख दी है कि जो माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन है जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं और आपस में अपन कह सकते हैं जुड़े हुए रहते हैं, तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनियम बोलते हैं। और ये मेनली अपन को कैलोट्रोपस ऑर्किड में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जब सारे पॉलन ग्रेन आपस में फ्यूज हो जाते हैं, एक साथ रहते हैं, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, परागपिंड बोलते हैं। तो परागपिंड मतलब क्या हो गया, पॉलिनियम का मतलब क्या हो गया, जब सारे पॉलन ग्रेन आपस में जुड़े हुए हों, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, परागपिंड बोलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखो हम लोग आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। और पॉलिनेशन के दो टाइप होते हैं, क्रॉस और सेल्फ। तो क्रॉस जो पॉलिनेशन होता है ना, तो हमें ज़रूरत पड़ती है एजेंट्स की, कुछ वाहक की। तो वो एजेंट जो होते हैं उसी को लेकर हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर कुछ जो प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं, तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एंटेमोफिली। तो एंटेमोफिली का मतलब क्या हो गया, ऐसे फ्लावर जो इंसेक्ट से पॉलिनेट हो रहे हैं, तो उस फ्लावर के अंदर जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, उस पॉलन ग्रेन की सरफेस पर कुछ स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, फैटी लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है इंसेक्ट की बॉडी से पॉलन ग्रेन को अटैच करने के लिए। क्योंकि तभी तो पॉसिबल होगा ना भाई, इंसेक्ट से तब तक अटैच नहीं होंगे पॉलन ग्रेन, तो
कैसे पॉलिनेट करेंगे दूसरे फ्लावर को? तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसकी सरफेस पर, और वो जो सब्सटेंस बनाया जाता है वह टेपेटम की सेल से ही बनता है। तो टेपेटम की जो सेल्स होती हैं उनसे ये स्टिकी सब्सटेंस रिलीज होता है, और उस वजह से हम उस स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं? पॉलन किट। राइट वाली कंडीशन को देखते हैं। तो देखो, हमने पढ़ा कि एमएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। अब ये माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे बनेंगे और पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट कैसे बनेंगे? तो अपन कहते हैं कि हमारा जो प्री फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें हमने पहले पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस, और यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं मेल की, तो माइक्रो गैमेटोजेनेसिस मतलब मेल गैमेट का फॉर्मेशन करना है। तो अपन कहते हैं कि जो हमारे माइक्रोस्पोर से जो पॉलन ग्रेन बनेंगे या एन जो पॉलन ग्रेन बनेंगे जो एन कंडीशन में होते हैं, इसके लिए अपन एक दूसरा नाम देते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्यों? देखो, जब कभी भी हम किसी के भी लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो वहाँ पर अपन 2 फेजेस की बात करते हैं। एक फेज जो एन कंडीशन में होती है और एक फेज जो 2n कंडीशन में होती है। क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए चल रहा है। तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो मेन प्लांट होता है वो 2n कंडीशन वाला होता है, मतलब स्पोरोफाइटी कंडीशन में होता है। अब उसके अंदर कोई ऐसी फेज आती है जो 2n कंडीशन की है, और यहाँ पर वो क्या है? स्पोर्स और गैमेट्स हैं, और यही स्पोर और गैमेट्स आप आगे चलकर फर्टिलाइजेशन करके वापस कौन सी कंडीशन बना लेते हैं? 2n। तो लाइफ साइकिल के अंदर ही चलता रहता है, n से 2n वापस n, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ पर अपन कहते हैं कि कोई n फेज में इट्स मीन वो गैमेटोफाइटिक फेज में, अगर वो 2n फेज में इट्स मीन स्पोरोफाइटिक कंडीशन में। इस तरीके से अल्टरनेशन और जनरेशन चलता रहता है। तो यहाँ पर क्योंकि अभी हम गैमेट्स की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि पॉलन ग्रेन को ही हम क्या बोल देते हैं? मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट जो है अब की जनरेशन के अंदर पॉलन ग्रेन जो है ये फर्स्ट सेल हो गई। फर्स्ट सेल का मतलब क्या हो गया? यही वो सेल है जो आगे चलकर मेल गैमेट बनाएगी, और यही वो मेल गैमेट है जो आगे चलकर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। तो प्लीज ये लाइन ध्यान में रखना कि मेल गैमेटोफाइट जनरेशन के अंदर जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो फर्स्ट सेल होती है। अब हम ये देखते हैं कि पॉलन ग्रेन एक्चुअल में दिखते कैसे। जब एक माइक्रोस्पोर कन्वर्ट होता है पॉलन ग्रेन के अंदर तो वो कैसा दिखता है? स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये पॉलन ग्रेन का है। बेसिकली स्टार्टिंग में पॉलन ग्रेन ऐसा ही दिखता है। जब चारों माइक्रोस्पोर आपस में अलग हो जाते हैं, अलग होने के बाद हर माइक्रोस्पोर के ऊपर 2 लेयर बनेगी, 2 परतें बनेंगी। तो हम उन परतों के नाम देते हैं कि बाहर की तरफ जो बनती है उसे एक्साइन बोलते हैं, मतलब बाह्य चोल बोलते हैं, और अंदर की तरफ जो बनती है वो इंटाइन होती है। अब यहाँ पर जब ये दोनों लेयर बन जाती है ना, तब हम ऐसे बनने वाली सेल को बोलते हैं कि भाई ये पॉलन ग्रेन बन गया है। तो पॉलन ग्रेन स्टार्टिंग में कैसा होता है? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है, और डबल लेयर है एक्साइन और इंटाइन। अब इंटाइन वाली जो लेयर होती है वो बनी हुई होती है हमारे पेक्टिन की, सेलुलोज की, और बहुत पतली सी होती है, इलास्टिक इन नेचर होती है। लेकिन एक्साइन जस्ट अपोजिट होती है इंटाइन के, ये हार्ड होती है, थिक होती है। और अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जिसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया था कि टेपिटम जब डिसइंटीग्रेट होता है तो अपन ने बात की थी ना यूबियस बॉडी की, और यूबियस बॉडी अपन क्या कह रहे थे? स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन हो जाता है तब अपन उसको बोलते हैं। तो स्पोरोपोलिन का जब डिपोजिशन पॉलन ग्रेन के ऊपर हो जाता है तो वो बनाता है एक्साइन। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्साइन जो होते हैं पॉलन ग्रेन के वो स्पोरोपोलिन सब्सटेंस के बने हुए होते हैं, और स्पोरोपोलिन बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट एक सब्सटेंस होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, जो अपन कह सकते हैं इस पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व रखने में हेल्प करता है। कई सालों के बाद भी आप पॉलन ग्रेन को बिल्कुल पहले जैसा देख सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिन। ये जल्दी से पॉलन ग्रेन को डिसइंटीग्रेट नहीं होने देता, इसे प्रिजर्व रखता है। हाँ, जिस तरीके से हमारे अंदर स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है, सेम कंडीशन प्लांट के अंदर पॉलन ग्रेन को भी स्टोर किया जा सकता है। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर स्पोरोपोलिन जो है, जो पॉलन ग्रेन की एक्साइन बना रहा है ना, वो इस पॉलन ग्रेन की पूरी हेल्प करता है काफ़ी लंबे टाइम तक पॉलन ग्रेन को बचाए रखने में।
अब पॉलन ग्रेन के ये जो दूसरा डायग्राम जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर हम आगे वैसे बात करेंगे कि जब पॉलन ग्रेन के अंदर हम जब बात करेंगे ना मेल गैमेट के डेवलपमेंट की, तब अपन ये बात करेंगे कि उस टाइम आपको एक ही पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल नजर आएगी। ऊपर वाली जो सेल होगी वो बड़ी होगी साइज में, जिसे अपन वेजिटेटिव सेल बोलेंगे, और जो नीचे वाली जो सेल होगी उसे जनरेटिव सेल बोलेंगे। तो यहाँ पर अभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, ये भी एक पॉलन ग्रेन है और ये भी एक पॉलन ग्रेन है। स्टार्टिंग में पॉलन ग्रेन ऐसा दिखता है, बट आप ये सोचोगे कि मैम आपने एक्साइन को पूरा कवर कर क्यों नहीं बनाया, बीच बीच में आपने गैप क्यों छोड़ दिए, तो ये बहुत जरूरी है। देखो, अगर पूरे पॉलन ग्रेन के ऊपर स्पोरोपोलिन बन जाए तो पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट इन फ्यूचर बनेंगे ना, तो भाई वो निकलेंगे कैसे, क्योंकि ये स्पोरोपोलिन तो एक्साइन को बहुत ज़्यादा थिक कर देता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से डिपॉजिट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में मेल गैमेट्स जो हैं, या अपन कहें कि मेल गैमेट्स और प्लस इसके बाहर निकलने का रास्ता कहाँ होगा, तो ये ध्यान रखना कि पॉलन ग्रेन के ऊपर जो एक्साइन होता है वो पूरी सरफेस पे नहीं होता, और जहाँ पर ये नहीं होता ना उस जगह खाली स्पेस बन जाता है, एक पोर बन जाता है, जिसे अपन बोलते हैं जम पोर, जनन छिद्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर में ज़्यादा नहीं होते, 1 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। उस बेस पर हम कहते हैं कि जहाँ पर स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन नहीं हो पाता वहाँ पर जम पोर बन जाते हैं, और यही वो जगह है जहाँ से अपन आगे चलकर बात करेंगे पॉलन ट्यूब निकलती है, और उस पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट बाहर निकलते हैं। तो वापस मैं रिपीट कर रही हूँ कि पॉलन ग्रेन कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है और हैप्लॉइड होता है, और नॉन मोटाइल अपन बात करेंगे, क्योंकि अभी अपन ने कोई फ्लैजिला की बात नहीं करी। लेकिन ध्यान में रखना, जब अपन मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वो इस तरीके से दिखेगा, जिसकी अपन आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया ही है। देखो, पॉलन ग्रेन की भी कुछ क्वालिटी होती है, ऐसा नहीं है कि पॉलन ग्रेन सिर्फ पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, नहीं। अगर हम अपने पर्पज की बात करें तो पॉलन ग्रेन को एज ए फूड सप्लीमेंट की तरह यूज में लिया जाता है, एक फूड सोर्स की तरह है, क्योंकि आप खुद सोच के देखो भाई, यही वो सेल है जो आगे चलकर फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व है, इसका मतलब हाई क्वालिटी वाली है। तो कहीं कंट्रीज के अंदर पॉलन ग्रेन को एज ए फूड सप्लीमेंट की तरह यूज में लिया जाता है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखना कि पॉलन ग्रेन कभी कभार कुछ एलर्जी भी दे देते हैं। अब आपको पता है, हर अपन आगे चलकर जब पॉलिनेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे तो अलग अलग प्लांट और उनके अंदर जो फ्लावर होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन बनते हैं, जिनके अलग अलग नेचर होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, बहुत कंडीशन अपन बात करने वाले। तो अपन कहते हैं कि कभी कभार पॉलन ग्रेन जब वो अपन क्या है एंथर से बाहर निकलने के बाद हवा में होते हैं और बाय चांस हमारी बॉडी से अटैच हो जाएं, तो ये एलर्जी की तरह काम करते हैं, एलर्जी सब्सटेंस की तरह काम करते हैं। मतलब हमें एलर्जी ईचिंग होने लग जाती है अगर हमारी सरफेस से अटैच हो जाए। पॉलन ग्रेन की वजह से एलर्जी हो रही है, इस डिजीज को अपन एक नाम दे देते हैं हे फीवर। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पॉलन ग्रेन अच्छे भी हैं और एज कुछ कंडीशन में एलर्जेटिक भी हैं। अब देखो, पॉलन ग्रेन के लाइफ स्पैन की बात करें तो मैंने कहा वेरी करता है, डिपेंड करता है कि उस पर स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन कैसा हुआ है, वो किस नेचर का है। हर प्लांट के अंदर पॉलन ग्रेन की क्वालिटी अलग होती है, तो इनकी जीवन जो क्षमता है वो कुछ मिनट की भी हो सकती है, कुछ घंटों की भी हो सकती है, कुछ महीनों की भी हो सकती है, ये वेरी करती है। तभी तो मैंने आपको कहा कि पॉलन ग्रेन को भी स्टोर किया जाता है, लेकिन हर पॉलन ग्रेन को स्टोर नहीं किया जा सकता। पॉलन ग्रेन के लाइफ स्पैन के देखकर हम बात करते हैं, तो जिस प्रकार हमारे स्पर्म्स को या हमारे जीन्स को स्टोर किया जाता है, सेम हम पॉलन ग्रेन को भी स्टोर कर सकते हैं। मतलब पॉलन बैंक बनता है, वहाँ पर अपन पॉलन ग्रेन को ले सकते हैं। अब पॉलन ग्रेन को स्टोर करने के लिए आपको क्या करना होता है, उसे लिक्विड नाइट्रोजन वाले मीडियम में रखना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस वाले मीडियम में रखना होता है, ताकि आप पॉलन ग्रेन को क्या कर सको, स्टोर कर सको। फिर एक छोटा सा पॉइंट है कि पॉलन ग्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं, पेलिनोलॉजी बोलते हैं, ये बात हमें पता है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट देखो, अगर एक पॉलन ग्रेन के अंदर 3 जम पोर बन रहे हैं, ऐसे पॉलन ग्रेन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्राइकोल
पैड मतलब ऐसे प्लांट के अंदर पॉलन ग्रेन 3 जर्म पोर्स वाले होंगे और मेनली किसमें दिखता है, डाइकोट के अंदर। और सिर्फ अगर एक ही जर्म पोर बन रहा है उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोकोलेप्टेड, मतलब इसमें एक ही जर्म पोर है और ये ज़्यादातर हम किस में बात करते हैं, मोनोकोट की। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं इस पॉलन ग्रेन के अंदर, तो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक यू क्लास। अब हमारा नया टॉपिक है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, इट्स मीन फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी कि माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब हमें सीखना है कि मेल गैमेटोफाइट जो अपने बात की थी उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, मेल गैमेट बनते कैसे हैं, कहाँ बनते हैं, कितने होते हैं, इस पर हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा। तो पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहती हूँ एनसीईआरटी की बुक का। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पॉलन ग्रेन स्टार्टिंग में ऐसा दिखता है, मतलब एक ही सेल है, एक ही न्यूक्लियस है, 2 लेयर हैं इसके ऊपर। धीरे धीरे क्या होता है, इसका न्यूक्लियस इनलार्ज होने लगता है और न्यूक्लियस के इनलार्ज होने के बाद सेल डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिससे क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है। न्यूक्लियस के डिवीजन होने के बाद जस्ट साइटोकाइनेसिस वाला प्रोसेस होता है, जिससे एक ही सेल के अंदर 2 सेल नजर आती है, लाइक एज क्लीवेज। लेकिन यहाँ पर 2 सेल साइज में अलग अलग होती है, एक साइज में बड़ी होती है, एक साइज में छोटी होती है, दैट्स वाई हम इनके डिफरेंट नाम रखते हैं। ऊपर वाली जो सेल होती है साइज में बड़ी होती है, जिसमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है, आरएनए और इनका डीएनए का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो अपन इसे वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और नीचे वाली जो छोटी सेल होती है जिसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा नहीं होता, आरएनए का अमाउंट भी ज़्यादा नहीं होता, तो उसे अपन बोलते हैं जनरेटिव सेल। कहने का मेरा ये मतलब है कि पॉलन ग्रेन का आगे क्या होता है। तो पॉलन ग्रेन से माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के अंदर हम मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो धीरे धीरे एक ही सेल 2 सेल में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इस बात को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैंने इस डायग्राम में दिखाया है। अभी मैं आपको डिफरेंट तरह के डायग्राम दिखाकर चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि जैसे ही न्यूक्लियस डिवीजन हुआ तो एक न्यूक्लियस ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर ऊपर वाले को अपन क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और नीचे वाले को बोल रहे हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। धीरे धीरे फिर क्या होता है, वॉल का फॉर्मेशन होता है, जिससे 2 सेल्स बन जाती है, ऊपर की तरफ वेजिटेटिव और नीचे की तरफ जनरेटिव सेल। ऊपर वाली साइज में बड़ी होती है, साइटोप्लाज्म में डेंस होता है। धीरे धीरे इनकी सेल और न्यूक्लियस इन दोनों की शेप में भी चेंजेस आने लग जाते हैं। पहले ये ग्लोबुलर शेप में होती है, बाद में इर्रेगुलर हो जाती है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब जनरेटिव सेल बनती है ना, तो ये एंथर की वॉल से पॉलन ग्रेन की वॉल से अटैच होती है। देखो यहाँ पर देख सकते हो, धीरे धीरे ये पॉलन ग्रेन की वॉल से डिटैच होने लगती है, और डिटैच होने के बाद ये बिल्कुल अलग हो जाती है, और बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट कर रही है, मतलब उसके अंदर बह रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे इनके न्यूक्लियस के साइज में भी चेंज आने लगता है। ये देखो, ये बिल्कुल हमारा इरेगुलर शेप का हो गया है। यहाँ पर स्टार्टिंग में लेंस के शेप का होता है, बाद में ये वर्मीफॉर्म डिफरेंट टाइप की इनकी शेप हो जाती है। तो यहाँ पर इरेगुलर शेप में इनकी चेंजेस आते रहते हैं इनके न्यूक्लियस में। आगे चलकर यही वेजिटेटिव सेल और जर्मिनेटिव सेल्स क्या करती हैं उसको अपन देखते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं, पहले स्टार्टिंग में टेट्राड कंडीशन थी, एक माइक्रोस्कोप को मैंने स्पोर को यहाँ दिखाया है, उसके अंदर फिर हमने बताया कि वॉल बन जाती है, पॉलन ग्रेन बन जाता है। पॉलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद सेल का डिवीजन होता है, लेकिन यहाँ पर ये अलग नहीं होती, एक वॉल बन जाती है, जिससे एक ही सेल के अंदर 2 सेल बन जाती है, ऊपर वाली वेजिटेटिव, नीचे वाली जनरेटिव। ऊपर वाली थोड़ी साइज में बड़ी होती है क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज़्यादा होता है, नीचे वाली छोटी होती है। और फिर मैंने बताया था इनकी शेप, सेल की और न्यूक्लियस की शेप इरेगुलर शेप की हो जाती है। और जो जनरेटिव सेल होती है स्टार्टिंग में ऐसा ये बिल्कुल अटैच होती है पॉलन ग्रेन की वॉल से, बाद में ये बिल्कुल डिटैच होकर वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट करने लगती है, ऐसा लगता है कि वो उसके अंदर तैर रही है। आगे चलकर ये दोनों सेल क्या करती हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल है इनका। जो वेजिटेटिव वाली सेल्स होती है वो आगे चलकर पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाती हैं, और जो जनरेटिव सेल्स होती है वो डिवीजन कर माइटोटिक डिवीजन कर 2 सेल बना लेती है, जिसे अपन ही बोलते हैं मेल गैमेट्स। गॉट इट। ये देखो हमारा पूरी कहानी का एंड यहाँ खत्म होता है कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में मेल गैमेट कहाँ कैसे बने।
तो ये कहानी यहाँ एंड होती है कि जनरेटिव सेल के अंदर डिवीज़न होने से 2 सेल बन रही हैं, और क्योंकि माइटोसिस डिवीज़न है तो जैसा इसकी पेरेंट सेल होगी वैसे ही ये दोनों होंगे। इट्स मीन ये भी एन कंडीशन में होंगे, लेकिन नंबर में कितने होंगे? 2 होंगे। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखनी है कि पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें हम क्या पढ़ते हैं? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना स्टिग्मा पर। अब पॉलन ग्रेन के अंदर कौन सी कंडीशन में पॉलिनेशन हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिनेशन इस कंडीशन में हो रहा है, मीन्स अगर पॉलन ग्रेन इस कंडीशन में, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? 2 सेल्ड कंडीशन या बाई सेल्ड कंडीशन, द्विकोशिक अवस्था। मोस्टली एंजियोस्पर्म के अंदर पॉलिनेशन का प्रोसेस इसी फेज में होता है। बाकी का डेवलपमेंट स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद होता है, मीन्स मेल गैमेट पॉलिनेशन के प्रोसेस के बाद बनते हैं, मोस्टली ऐसा होता है। और रेयरली क्या होता है कि पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट सब कुछ बन जाने के बाद वो स्टिग्मा पर पहुंचता है, मतलब 3 सेल कंडीशन, क्योंकि एक तो मेल गैमेट बन चुका है और एक ही वेजिटेटिव वाला पार्ट है ही, पॉलन ट्यूब बना रहा है। तो अगर डेवलपमेंट पॉलिनेशन होने के बाद हो रहा है, इट्स मीन 2 सेल कंडीशन, और डेवलपमेंट पहले ही हो गया और पॉलिनेशन बाद में हो रहा है, मतलब मेल गैमेट अपन कहें पहले बन गए, इट्स मीन 3 सेल कंडीशन। तो यहाँ पर एक समरी है कि वेजिटेटिव सेल जो होती है उसे ट्यूब सेल कहते हैं, जो आगे चलकर पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन इन्वॉल्व है। यही वो पॉलन ट्यूब है जो हेल्प करेगा मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचाने में। तो वो कहानी अपन आगे पढ़ेंगे। जनरेटिव जो सेल्स होती हैं वो मेल गैमेट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। मोस्टली एंजियोस्पर्म के अंदर बाई सेल कंडीशन में पॉलिनेशन होता है, लेकिन रेयरली 3 मेल गैमेट बनने के बाद अगर पॉलिनेशन हो रहा है, इट्स मीन वो 3 सेल कंडीशन है, जो बहुत रेयर होती है। तो एक छोटा सा एक टॉपिक था कि मेल गैमेटोफाइट कैसे बनते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे, और मेल गैमेट क्या है। तो मेल गैमेट सिंपल सी बात है भाई, एक सेल जो हैप्लॉइड होती है, नॉन मोटाइल है, और दूसरी अपन बात करें एक ही न्यूक्लियस है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये मेल गैमेट की प्रॉपर्टी है जो हमने यहाँ पर देखी। अब एंजियोस्पर्म के अंदर मैंने आपको ये बात अब बताई भी है कि एंजियोस्पर्म हो गया जिनमें भी सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलता है या कोई भी लाइफ साइकिल चलता है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप की फेजेस चलती है। एंजियोस्पर्म के अंदर उस लाइफ साइकिल को अपन बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या मतलब इस बात का कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो मेन प्लांट होता है ना, वो 2n फेज में होता है, और 2n फेज मतलब स्पोरोफाइटिक फेज। और स्पोरोफाइटिक फेज मेन फेज होती है, डोमिनेंट होती, इंडिपेंडेंट होती है, खुद का डेवलपमेंट खुद करेगी और डोमिनेंट होती है। लेकिन इसके अंदर जो फेज बनती है, जो एन फेज होती है, जो अपन गैमेटोफाइटिक फेज कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती है, डिपेंडेंट होती है, और वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होती है। इन दी प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, जैसे गैमेट बन जाएंगे ना, तो वापस फ्यूजन होने के बाद वापस कौन सी कंडीशन आ जाएगी? 2n। तो यहाँ पर 2n डोमिनेंट है तो n से, दैट्स वाई ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। और इसी को अपन अल्टरनेशन जनरेशन कहते हैं। इसको अपन एज ए टॉपिक अलग से एक टॉपिक लेकर भी डिस्कस कर लेंगे कि भाई अल्टरनेशन जनरेशन डिफरेंट टाइप की होती हैं। लेकिन हमें बेसिकली यहाँ पर एंजियोस्पर्म के लिए ध्यान में रखना है कि एंजियोस्पर्म के अंदर किस तरीके से ये फेजेस चलती है। जब हमारा पूरा ये पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपको ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली बात समझ आ जाएगी भाई ये प्रोसेस कैसे होता है। तो अभी तो हमें यहाँ पर फोकस करना है कि मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता हुआ इस एंड तक पहुंच गया। यहाँ पर एक बुक और मैं आप दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर एक स्टार्टिंग में पॉलन ग्रेन था, 2 सेल बनी, पॉलन ट्यूब बनी, मेल गैमेट बने, तो ये कहानी खत्म हो गई। मतलब पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के एंड होते होते हमें 2 मेल गैमेट्स मिल जाते हैं और हमारा यही एंड पॉइंट है, हमारा यही कह सकते हैं क्लाइमैक्स है इस पूरे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझने का। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, हम
प्री फर्टिलाइजेशन वाले प्रोसेस के अंदर पहली बात करें गैमेटोजेनेसिस की, और गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन। तो हमने यहाँ पर मेल गैमेट को ढूंढ लिया, भाई देखो इतना घूम फिर कर कहाँ गए थे। पहले हमने कहा स्टेमन होता है, एंथर होता है, एंथर के अंदर लोब्स बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं, उसके अंदर स्पोरोजेनस सेल्स होती है, मदर सेल्स होती हैं, उनमें म्यूसिस होता है, माइक्रोस्पोर बनते हैं, फिर पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन उनके होने के बाद जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स हमें ऑब्टेन होते हैं। ये कहानी यहाँ खत्म होती है डियर फ्रेंड्स। तो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन ही हमारा एक पॉइंट कंप्लीट करता है गैमेटोजेनेसिस वाला। इसको आगे फिर हम फीमेल गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे। होप फॉर बेस्ट। यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ आई हो। थैंक यू।